सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से स्वीकार कर ले। आज फिर फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करनी है। फंडामेंटल राइट्स बहुत लंबा चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधूरा रह जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे सूरज हर रोज निकलता है, सुबह जब निकलता है तो इस जो है दावे के साथ शायद निकलता है कि आज वह जो है धरती का अंधकार मिटा देगा, लेकिन शाम ढलते ढलते उसे यह पता चल जाता है कि धरती के कुछ कोने आज भी प्यासे, कुछ कोने आज भी अंधियारे में रह गए हैं। वह ढल जाता है अगली सुबह और अच्छे से और बढ़िया तैयारी के साथ निकलने के लिए कि अगली बार जो है वह इसे जरूर मिटा देगा। जिस तरह से सावन की घटाएं रोज बरसती हैं, धरती के किसी न किसी कोने पर बरसती हैं। सावन की घटाएं नहीं, रिमझिम बारिश जो होती रहती है वह इस तरह से कि धरती के हर कोने की, हर तपते रेगिस्तान की वह प्यास मिटा देगा, लेकिन बारिश की आखिरी बूंद तक उसे एहसास होने लगता है कि कुछ जो है कोने, कुछ धरती के टुकड़े आज भी प्यासे रह गए हैं। वह फिर चला जाता है समंदर से बादलों की झोली भर करके पानी लाने। यही हालत हमारी भी होती है कि जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि आज भी जो है समंदर की प्यास पूरी तरह से बुझी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को कितना भी समझा, लेकिन आज भी वह कुछ अधूरा सा है, कुछ कोने अंधियारे में जरूर से हैं। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये पूरी तरह से होगी कि हर अंधियारा हम मिटा सकें, हर प्यास को हम बुझा सकें, फंडामेंटल राइट्स को उसकी पूरी गहराई के साथ समझ सकें। करना भी क्या है, लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलना है नहीं। लॉकडाउन में अगर कुछ ढील मिलती भी है तो जाहिर सी बात है कि बाहर घूमना मना होगा। तो हम लोग एंजॉय करेंगे ढेर सारी नई नई चीजों को जानने में, और हर बार मैं अपना खाली कटोरा लेकर के आऊंगा और उस खाली कटोरे में आप अपनी अपेक्षाओं की संतुष्टि का कुछ दान दे दिया कीजिए। बस इतनी उम्मीद भर से। भाषणबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिसर्च में यह बताया गया है कि भाषण से भी कोरोना फैलता है। ठीक है ना? तो भाषणबाजी बिल्कुल नहीं करना है। वह भाषणबाजी जो है हम मोहम्मद बिन तुगलक के लिए छोड़ देते हैं। शाम 4 बजे विशुद्ध रूप से भाषणबाजी करने के लिए आऊंगा, जहां पर कि मुझे यह पूरी अपेक्षा है कि मैं इस चीज को बता सकूं, आप लोगों को दिखा और समझा सकूं कि कोरोना ये जो समस्याएं हैं, मजदूर चल रहे हैं। कलकत्ता में अभी अभी एक महिला 4 घंटे से सड़क पर हाईवे के किनारे अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर के टहल रही है कि कोई तो राहत मिल जाए, उस बच्चे का कुछ भी किया जा सके। वह अभी भी अपने बच्चे को नए कपड़े पहनाए हुए है, उसे अच्छे से जो है रंगीन चादर में लपेटे हुए है। कलेजा फट जा रहा है, मुंह के बल आ जा रहा है, लेकिन कुछ जो है 10 लाख वाली माशूकाएं हैं कि जिनकी नौटंकी खत्म हो नहीं रही है। खैर साहब, शाम 4 बजे इन नौटंकियों के लिए आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत श्वेता के कुछ प्रश्नों से है। श्वेता ने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न इन्होंने किया कि मेहर क्या होता है। श्वेता, मैं सही सुना हूं ना, ये पढ़ा हूं ना आपने? चूंकि हिंदी को इंग्लिश में लिखा है इसलिए समझ में नहीं आया। अगर शब्द मेहर ही है तो मेहर क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। मेहर शब्द अरबी फारसी का एक वर्ड है, खासतौर से यह फारसी से निकला हुआ एक शब्द है, जिसका कि मतलब एक तरह का गिफ्ट होता है। या अगर मैं इसको और ज्यादा सही ढंग से बोलना चाहूं तो मेहर शब्द का मतलब होता है उल्टा दहेज। उल्टा दहेज क्यों? आप फैजाबाद से हैं, फैजाबाद में मेहरारू शब्द खूब चलता है। आपने सुना होगा ना, मेहरारू, फलानवा के मेहरारू। तो ये जो मेहरारू शब्द है ये मेहर की वजह से ही बना है। और मेहर शब्द का मतलब होता है कि एक, चूंकि इस्लाम में मैरिज जो है, जो निकाह है, वो निकाह एक तरह का जो है
कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में शौहर जो है अपनी होने वाली बीवी को एक निश्चित रकम अदा करने का वादा करता है, गिफ्ट देने का वादा करता है, उल्टा दहेज जैसा है। लेकिन इस रकम की, इस मेहर की रकम कितनी होगी यह तय करने का अधिकार उस लड़की के पास होता है। मेनहिर, इसको जब तक आप, मेनहिर शब्द अपने आप में नहीं है, तो जब तक इसको आप क्लियर नहीं करोगे तब तक मैं नहीं समझ सकता। मुझे मेहर ही समझ में आया तो मैं उसकी व्याख्या कर गया। तो आप प्लीज उसको हिंदी में लिख करके या कट पेस्ट मार करके भेजिए, किसी तरह से कहीं लिख करके फोटो खींच के भेजिए, तो देन मैं उसकी चर्चा कर लूंगा। तो मेहर शब्द वहीं से निकला है कि लड़की तय करती है और लड़के को उसे अदा करना ही करना पड़ेगा, और लड़की को माफ करने का भी जो है दबाव नहीं डाला जा सकता है। और यही मेहर का हक पाई हुई लड़की ही, अपने शौहर से मेहर का हक पाई हुई लड़की ही मेहरारू कहलाती है। तो मेहरारू भी इस तरह से फारसी का एक शब्द है। वो जरा तुम लिखना, देखते हैं कि क्या शब्द एग्जैक्टली है। मेनहिर शब्द नहीं है अपने आप में, ठीक है। दूसरा भी आपका एक प्रश्न है, और वो प्रश्न आपने बताया कि करंट से जुड़ा हुआ है। करंट से क्या जुड़ा हुआ भाई, देखते हैं जरा। मेनहिर, मेनहिर शब्द अपने आप में कोई शब्द नहीं है बेटा, जहां तक मेरी जानकारी है। या किसी को आप में से जानकारी हो तो प्लीज मेरे को जरूर बताएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पर नीति आयोग की आपत्ति, यह बेटा डिटेल की बात है, इसको मैं जल्दी करंट की क्लासेस ले रहा हूं तो मैं वहां पर समझा दूंगा, ठीक है। आप में से किसी को मेनहिर शब्द पता हो तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। मैं भी इस चीज को लेकर के श्योर नहीं हूं तो नहीं हूं, ईमानदारी से बोल देना चाहिए। अब आइए, और ये शब्द कहां से आया है ये प्लीज आप जो है बताइएगा। कोई भी हो, अच्छे खासे जो है मेंस लिखने वाले लोग यहां पर हैं तो उन्हें बताना चाहिए। अब आते हैं मौलिक अधिकारों के जो है स्वरूप पर और उसके वर्गीकरण पर सीधे सीधे चर्चा शुरू कर देते हैं, इस वादे के साथ कि शाम को 4 बजे फिर मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और जो है आप लोगों से बात करते करते मैं रह गई दोस्तों, ये है कि इस समय इतना काम पड़ रहा है कि आप समझ लीजिए कि गर्दन में अलग दर्द है, कमर अलग दर्द कर रही है, हाथों में अलग दर्द है, और रात को सोता हूं तो ये अंगूठे और ये उंगलियां अलग दर्द कर रही हैं। शरीर का कोई ऐसा पोर नहीं बचा, शरीर का कोई ऐसा छोर नहीं बचा जिसमें किस समय दर्द ना हो। तो टाइपिंग जो मैं कम से कम मोबाइल पर जो टाइपिंग है उसको मैं कम करना चाह रहा हूं, ताकि कंटेंट के रूप में जो मैं आप लोग को मटेरियल तैयार करना है वह मैं लैपटॉप पर अधिक से अधिक तैयार कर सकूं। तो शायद आप लोग जो है मेरी बात को समझेंगे, आप लोग मुझसे नाराज कतई नहीं होंगे, और बने रहेंगे। हाँ, माइट भी हो सकता पूजा, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो वी कैन गूगल और पता चलता तो बता देंगे। तो मुझे भी देखना पड़ेगा श्वेता, और नहीं पता है तो मैं जबरदस्ती उसको जो है बोलूंगा नहीं। आपने कंटेक्स्ट बता दिया है तो शायद मैं जो ढूंढना आसान हो जाएगा। मैं वॉइस रिकॉर्ड करके जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। आइए अब शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स से जो है हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और करनी है, कल से शाम 4 बजे अन अकेडमी पर 1 घंटा करंट के बहुत ज्वलंत टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूं कौन कौन से टॉपिक्स मैं लेने वाला हूं, तो आप लोग को थोड़ा सा जो है अच्छा लगेगा जान करके।
तो आप लोग जो है अनअकैडमी के ऐप के जरिए मुझसे जुड़िएगा। 15 तारीख को, आज 15 ही है, आज फ्राइडे, आज शाम 4 बजे, हाँ ये तो आज ही है, तो आज ही जो है शाम 4 बजे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करूंगा। 16 मई को श्रम कानूनों में परिवर्तन पर चर्चा करूंगा। 17 मई को शाम 4 बजे रोज डिजिटल वित्तीय समावेशन और डिजिटल लर्निंग पर चर्चा करूंगा। 18 मई को उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार पर जो है चर्चा करूंगा। 19 मई को ई सिगरेट पर प्रतिबंध पर चर्चा करूंगा। 22 को तिरुवल्लुर पर चर्चा करूंगा। 24 मई को भारतीय इतिहास की व्याख्या में यात्रा वृत्तांतों पर चर्चा करूंगा। 26 मई को वैज्ञानिक दृष्टिकोण एथिक्स के लिहाज से यह चर्चा करूंगा। 28 मई को पत्थलगड़ी आंदोलन पर चर्चा करूंगा। 29 मई को 2 चाइल्ड पॉलिसी पर चर्चा करूंगा। और 2 चाइल्ड पॉलिसी मेरे हिसाब से गलत पॉलिसी है, बेवकूफ़ी भरी पॉलिसी है। 30 मई को तबलीगी जमात पर चर्चा करूंगा। और 31 मई को चार्वाक दर्शन पर यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इस पर चर्चा करूंगा। स्पेशल क्लासेस जो रोज 4 बजे मैं लूंगा वो कंप्लीटली फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो आप लोग उस पर जरूर ज्वाइन करिए। तो करंट के बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत मेरी जैसी आदत है, बड़े विस्तार के साथ, ढेर सारे बकवास के साथ मैं चर्चा करता रहूंगा। आइए फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करें। फंडामेंटल राइट्स पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारी चर्चा जो है ये होती है कि फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार होते हैं, वह नागरिक अधिकारों की ही एक शाखा होते हैं। वंस अगेन इट शुड बी वेरी क्लियर दैट फंडामेंटल राइट्स आर अ ब्रांच ऑफ सिविल राइट्स, देन इट मीन्स सिविल राइट्स, all civil rights or fundamental rights. This conclusion will be incorrect, but all the fundamental rights are civil rights. This statement is correct. यानी कि सभी मौलिक अधिकार जो होते हैं वह नागरिक अधिकारों की ही तरह होते हैं, लेकिन सभी नागरिक अधिकार मौलिक अधिकार होंगे यह जरूरी नहीं है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति का जो चहुर्मुखी विकास है उसके लिए यह आवश्यक होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए चहुर्मुखी विकासों के लिए यह आवश्यक है। यह चहुर्मुखी यानी कि उसके चारों दिशाओं में बढ़ने के लिए, मतलब खा खा करके मोटाने के लिए नहीं है, विकास के लिए है। कैसे यह विकास के लिए आवश्यक है? उसके भौतिक विकास के लिए आवश्यक है, उसके बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है, उसके नैतिक विकास के लिए आवश्यक है और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि एक मनुष्य के विकास के लिए यह चारों दशाओं का संतुष्ट होना आवश्यक है। और इन चारों दशाओं को संतुष्ट होने के लिए किसी देश द्वारा, किसी राज्य द्वारा जो अधिकार अपने नागरिकों को दिए जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आल्सो एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस। मौलिक अधिकार केवल किसी व्यक्ति के चहुर्मुखी विकास के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के चहुर्मुखी विकास के साथ साथ लोकतंत्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। वो वाला लोकतंत्र नहीं जो आज सड़क पर पैदल चल रहा है, बेमौत मारा जा रहा है, वो वाला नहीं। वो जो मन की बात करता है लोकतंत्र, वो वाला नहीं। वो जहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति शासन में अपनी सुनिश्चित भागीदारी दर्ज करा सके। सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक विकास के लिए भी यह आवश्यक है। अब अगर इन दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए तो यहां पर दो अलग अलग तस्वीरें आपको फंडामेंटल राइट्स की जरूरत को समझा सकते हैं। ठीक है, ये दो साहब हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये लोग लाइन पर लगे हैं और ये इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी पर बात कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही है नीलम। और ये दो साहब लोग लाइन तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैडम समझा रही है, स्टैंड इन लाइन प्लीज, वी वर हियर बिफोर यू। हम यहां पर आपसे पहले थे, इसलिए आप लाइन में लगिए। आप अपने आप को विशिष्ट होने की, देखिए इनके कपड़े वगैरह थोड़े अमीर टाइप के लग रहे हैं, तो ये जो है जल्दी घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता की जहां पर बात होगी वहां पर सबको एक बराबर रखा जाएगा, किसी के अमीर या गरीब होने की वजह से उसे कोई विशेष प्राथमिकता न दी जाएगी न ली जाएगी। ये साहब ये अलग अलग रंग के क्यों लगे हैं, ये इसका मतलब समझ लीजिएगा। यह जो कलर लगे हुए हैं यह होमोसेक्सुअल रेवोल्यूशन या समलैंगिक आंदोलन के झंडे का रंग है, और ये कुछ लोग इस पर लटकाए जा रहे हैं। यह लटकाए जाने वाले कौन से लोग हैं? ईरान के ऊपर यह आरोप है कि उसके जो लोग समलैंगिकता में पाए जाते हैं उन्हें खुले चौराहे पर फांसी दे दी जाती है। तो कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। तो समलैंगिकता के आधार पर किसी को फांसी दी जाए तो मतलब कि यह उसके लिए भी गलत है, क्योंकि समलैंगिक होना या न होना यह किसी का अपना लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में प्रवेश कर जाएं तो मन में जो है एक दोहा पढ़िएगा कि प्रविश नगर कीजय सब काजय, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये लाइन मिलती है ना, कब मिलती है? जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने वाले होते हैं तो लंकनी से जब झगड़ा हो जाता तो लंकनी जो है जब मार खा लेती है तो हनुमान जी से कहती है कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कि अब साहब आप एंट्री मार लीजिए, अब आपको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए भारतीय संविधान पर चर्चा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। As these rights are fundamental or essential for existence and all-round development of individuals, hence called as fundamental rights, these are essential in Part 3, Article 12 to 35 of the Constitution of India. ये साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ये लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के चहुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। As these rights are fundamental और essential for existence and all round development of individuals, यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए, और इसलिए इनको जो है मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, इसका जवाब यहां पर देने की आपको कोशिश की गई है। एक मिनट जरा सा वेट करना पड़ेगा, और वो वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरी क्लासेस की डिमांड इंडिया से बाहर हुई है और उन्होंने जो है लिंक मांगा है कि वो जो है सुनना चाहते हैं कि मैं क्या बोलता हूं।
हाँ, तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं थोड़ा सा बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ गया। हम्म, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फिर वाई द सम राइट्स आर बीइंग कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इसलिए हैं क्योंकि इंडिविजुअल के तौर पर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के तौर पर, उनके अपने जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके अपने एग्जिस्टेंस के लिए, उनके अपने सर्वांगीण विकास के लिए, उनके अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। इन अधिकारों के अभाव में एक लोकतांत्रिक समाज का, एक व्यक्ति का अपना विकास और जीवन या अस्तित्व ही संभव नहीं है। These are enshrined in Part 3, Articles 12 to 35 of the Constitution of India। और ये जो अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के बीच में दिए गए। हम पहले भी इस चीज पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से हम इन अनुच्छेदों के क्रम को समझ सकते हैं, इनके भागों का क्रम समझ सकते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि जब हम पार्ट 1 की हमने चर्चा की, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आप बनाने की कोशिश करें, अगर बाबा साहब को छोड़ दिया जाए, मैं बनाऊं, आप बनाओ, कोई और बनाए, तो वह कैसे बनाएगा? सबसे पहले वह अपने राज्य का क्षेत्र डिसाइड करेगा। राज्य का क्षेत्र डिसाइड करने के बाद वह निसंदेह उसमें रहने वाले लोगों को कंफर्म करेगा और उसके बाद वह उनके अधिकारों की चर्चा करेगा। इसलिए हर हाल में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का होना मस्ट था। आगे बात करते हैं। दिस इंक्लूड इंडिविजुअल राइट्स कॉमन टू मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज सच एज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, freedom of speech and expression, religious and cultural freedom, peaceful assembly, freedom to practice religion, and the right to constitutional remedies for the protection of civil rights by means of writs such as habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto। ठीक है ना साहब? बात समझ में आ रही है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, सब सही है। तो कहते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स में, जो मूल अधिकारों के क्रम में भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, इनमें बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो तमाम उदार लोकतंत्र हैं, यानी उदार लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें यह कॉमन है, उनमें ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कोरोना काल के पहले की घटना है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, और साथ में इन स्वतंत्रताओं को लेकर के चंद संवैधानिक उपचारों की भी चर्चा की जाती है। यह ऐसे जो है, जो चंद आप उदाहरण देख रहे हैं, ये ऐसे जो है मूल अधिकार हैं जो सभी उदार लोकतांत्रिक देशों के संविधान द्वारा दिए जाते हैं। संवैधानिक उपचारों में आप जानते हैं कि हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है, एंड क्यो वारंटो है। चर्चा सबकी होगी, लेकिन धीरे धीरे। जेनेसिस इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स के लिहाज से इसे पूछा जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका हमारे संविधान में छन करके आने का क्रम क्या रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय historical examples such as England's Bill of Rights in 1689, the United States Bill of Rights approved on 17th September 1787, final ratification on 15th December 1791, and France of the Rights of Man
created during the revolution of 1789 and ratified on 26 अगस्त 1789। ये जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहे गए हैं या मौलिक मानवीय अधिकार कहे गए हैं, ये मौलिक मानवीय अधिकार जो हैं वह इनका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इनका जो ऐतिहासिक दृष्टांत है वो बहुत पुराना, सदियों पुराना है और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से छन करके आता है। जो संविधान की सामान्य इतिहास बताने वाली किताबें हैं, परंपरा से प्रभावित हैं, जो अंग्रेजी दां हैं, उनके हिसाब से यह अंग्रेजों के बिल ऑफ राइट्स में से हैं, यानी कि अधिकारों का अधिकार पत्र से जो है वो 1689 में जो लाया गया था उससे हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स ने जो 17 सितंबर 1787 को 17 सितंबर 1787 को जो बिल ऑफ राइट्स, वास्तव में जो भारत के मूल अधिकार हैं उनका जो है अगर स्रोत ढूंढने की कोशिश की जाती है तो वह यही यूनाइटेड स्टेट्स के बिल ऑफ राइट्स के रूप में पाई जाती है, यानी कि अमेरिका के इन्हीं अधिकार पत्रों के रूप में पाई जाती हैं। यह कब लाया गया था? अमेरिकन संविधान में यह 17 सितंबर 1787 को जोड़ा गया था और बाद में इसमें संशोधन किया गया था और इसमें सुधार किया गया था 15 दिसंबर 1791 में। यह तब से उनकी परंपरा में चली आ रही है। और इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी और बाद में जिसमें जो है उस फ्रांसीसी क्रांति के समय में जो व्यक्तियों के अधिकार घोषणा को लागू किया गया था, फ्रांस में व्यक्तियों के अधिकार का घोषणा पत्र, वहां पर जो है यह किया गया था 1789 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान और बाद में फ्रांसीसी संविधान में चंद सुधारों के साथ 26 अगस्त 1789 को स्वीकार किया गया। तो इनका जो है अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखने की कोशिश करेंगे तो आप इतना पीछे जाएंगे। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, गेव एक्सटेंसिव पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पुलिस एंड अलाउड इंडेफिनिट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स, वारंटलेस सर्चेस एंड साइजर्स, restrictions on public gatherings and intensive censorship of media and publications। पहली चीज तो जो है इस लाइन को पढ़ते समय दिमाग में एक ये भी क्लियर आप बना लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के जरिए भारतीयों के मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं की जाती थी, यानी कि उन्हें भारतीयों को मौलिक अधिकार देने की कोई चर्चा नहीं थी। आप 1935 में भी चले आइए, आप 1947 तक चले आइए, कहीं अंग्रेजों ने भारतीयों को मौलिक अधिकार देने की चर्चा अपने आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं की, लेकिन छीनने की साहब हर संभव कोशिश की है। रॉलेट एक्ट 1919 में जो आता है, इसने ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पुलिस को असीमित शक्तियां दे दी। किसी को भी आप अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार कर सकते थे, किसी भी व्यक्ति को जो है आप उसे जो है कैद कर सकते थे, किसी का भी तलाशी लेने के लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं थी, उसके चीजों को कब्जा कर लेने के लिए, उसको गवर्नमेंट के सैजर में लेने के लिए आपको किसी भी तरह के वारंट की जरूरत नहीं थी। जो लोगों का समूह इकट्ठा होता था उस पर प्रतिबंध सरकार किसी भी आधार पर लगा सकती थी। जो मीडिया थी, आज जैसी मीडिया हो तो सेंसर ही कर दो, लेकिन जो मीडिया थी, जो पब्लिकेशंस थे, छपाई खाने थे, उन सब पर प्रतिबंध लगाने का, सेंसरशिप लगाने का पूरा अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकारों की ठीक उल्टी गंगा बह चली थी। द पब्लिक opposition to this act eventually led to mass campaigns of non-violent civil disobedience throughout the country demanding guaranteed civil freedoms and limitations on government power। और हिंदुस्तान में हर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया अवश्य होती है। और रॉलेट एक्ट के इन क्रूर, कुटिल और कुविचारी
नीतियों और नियमों के विरुद्ध भारत में एक बड़ा क्रांतिकारी जन आंदोलन उभरा, जिसे अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के नाम से आप जानते हैं। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने अवज्ञा आंदोलन का। और इसने नागरिकों की स्वतंत्रताओं और सरकार की, इसने दो डिमांड रखे, पहले नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए और दूसरा सरकार की शक्तियों पर जो असियां ले बैठी है उसको सीमित किया जाए। Indians who were seeking independence and their own government were particularly influenced by the independence of Ireland and the development of the Irish Constitution. भारतीय जो कि उस समय स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, वो अपनी खुद की सरकार चाहते थे। तुलसी के उन शब्दों में विश्वास रखते थे कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। वह पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड, वह आयरलैंड की जो स्वतंत्रता थी उससे प्रभावित थे। जो आयरिश संविधान का निर्माण हुआ था 1944 में, साहब उससे गदगद थे, प्रफुल्लित थे, प्रभावित थे। Also, the directive principles of state policy in Irish Constitution were looked upon by the people of India as, थोड़ा बैटरी डाउन हो गई मेरे नहीं, लैपटॉप की, ठीक है ना साहब। और साथ में आप जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का संपुट रखा गया, जो उसका आदर्श रखा गया, वो साहब हिंदुस्तानियों के मन को भी आंदोलित और उद्वेलित करने लगा। और यह माना गया कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा वह आयरिश संविधान के आदर्शों को अपनाते हुए जो स्वतंत्र भारत की सरकार होगी, वह जो भारत की जटिल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, जो उसकी संरचना है, जो उसका वृहद विविधता भरा स्वरूप है, जो इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, उन सब को चुनौतियों का समाधान वह सरकार के आदर्शों के रूप में इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के तौर पर लेकर के चलेगी। हाँ श्वेता, जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, तुम्हें पता है रमेश का जन्म भी हुआ था, सुरेश की चाची का जो है 15वां जो है वर्षगांठ भी मनाया गया था, ऐसा भी हुआ था। शुड आई डिस्कस एवरीथिंग हियर? उन सब घटनाओं का जिक्र करूं अभी मैं। नेहरू कमीशन इन 1928 द नेहरू कमीशन कंपोजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया दैट अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग फॉर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड इलेक्शंस अंडर यूनिवर्सल सफरेज वुड गारंटी राइट्स डीम्ड फंडामेंटल, representation of religious and ethnic minorities and limit the powers of the government। साहब 1928 में अंग्रेजों के उस चुनौती का जवाब देते हुए कि भारतीयों में संविधान निर्माण की क्षमता नहीं है, नेहरू आयोग का गठन हुआ था। और नेहरू आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर रखा, क्या रखा साहब, कि भारतीयों को आप डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, यानी भारत को अगर आप पूर्ण स्वतंत्र नहीं भी बना रहे हैं तो आप डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, और यहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर आप चुनाव कराइए, लोगों के मौलिक अधिकारों की आप गारंटी दीजिए, और साथ में ही जो
धार्मिक और निर्जातीय अल्पसंख्यक हैं उनको आप विधायिकाओं में कुछ प्रतिनिधित्व दीजिए आरक्षण जैसा, और सरकार की असीमित शक्तियों पर थोड़ा सा रोक लगाइए। सरकारें असीमित अच्छी नहीं होती हैं, सरकारें सीमित होती हैं। ऐसी सरकार अच्छी होती है जिसके मन में, जिसके दिल में जनता का खौफ हो। एक शेर है कि एक जिक्र खुदा से कुछ बात नहीं बनती, एक जिक्र खुदा से कुछ बात नहीं बनती, लाजमी है दिलों में कुछ खौफे खुदा भी रखना। ये साहब लोकतंत्र का, संविधानवाद का बहुत मौलिक सिद्धांत है। क्या है जो इस दोहे में मैंने कहा, जो इस शेर में मैंने आप लोगों को कहा कि एक जिक्र खुदा से कुछ बात नहीं बनती, लाजमी है दिलों में कुछ खौफे खुदा भी रखना। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ भाइयों और बहनों, जो कि पिछले 70 सालों से अब तक निरंतर होता चला आ रहा है, वही नहीं है। यानी सरकार को सिर्फ सरकार जैसा काम करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। सरकार, लोकतंत्र तभी वास्तविक है, और वो भी प्रतिनिधि लोकतंत्र तभी वास्तविक रूप से काम करता है जब इसके शासकों में, इसके आकाओं में जनता के रहनुमा। वैसे भी नेहरू कमीशन डिटेल में हो चुकी है। In 1931, the Indian National Congress, the largest Indian political party of the time, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, उस समय की, अब की नहीं है, adopted resolutions committing itself to the defense of fundamental civil rights as well as socio-economic rights such as the minimum wage and the abolition of untouchability and serfdom। ठीक है ना। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को, जो कि नेहरू रिपोर्ट के जरिए आया था, हालांकि ये भी आप लोग जानते हैं कि 1928 में जो आपका नेहरू रिपोर्ट थी, उसका जो कांग्रेस का युवा तुर्क था, खास तौर से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो है, जो कि खुद ही नेहरू कमीशन के सदस्य थे, उन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन कुछ सुधारों के साथ 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1931 की डेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोग को कनेक्ट करना चाहिए कि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम अपने 2 दोस्तों और भारत मां के लाल के साथ फांसी के फंदे को चूम लिए थे। कनेक्ट करिएगा फटाफट। तो ऐसे में कुछ मर्जी से, कुछ व्यवस्थाओं से उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव को अपनाया। उस प्रस्ताव अनुरूप मौलिक जो नागरिक अधिकार हैं, जो मौलिक नागरिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा का जो है कहा गया कि सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिए। साथ में ही सिविल राइट्स के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक अधिकारों में जैसे कि मिनिमम वेज, मिनिमम वेज का मतलब न्यूनतम मजदूरी, एंड द अबोल्यूशन बट आई थिंक कि अब ठीक है और चलेंगे। पर मजा किरकिरा हो जाता है जब बीच में
ये रुक जाता है तो नहीं। अभी क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो नेहरू कमीशन थी, इसमें जो है सोवियत संघ का जो समाजवाद था, उनके संविधान का, रसिया का, सोवियत संघ रूस का, उसको जो है एडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि जो सामूहिक राष्ट्रवाद है, भक्ति है, पैट्रियोटिक है, उसको जो है देशभक्ति को जो इससे शामिल करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि राष्ट्रीय हितों और चुनौतियों का जो है बेहतर ढंग से हम सामना कर सकें। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताएं। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करूँ आपसे। ओके ठीक है साहब, माफी चाहूंगा एक बार फिर से। तो कलेक्टिव पैट्रियोटिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस, उसको जो है पूरा करने की बात कही गई थी। तो ये आफ्टर नेहरू कमीशन हुआ था कि 1936 में इन्होंने जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की बात कही थी। अब एक छोटी सी बात और समझिएगा, मूल कर्तव्यों की ज्यादातर रूपरेखा आप समाजवादी संविधानों के दर्शन में ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि आदर्श चाहे जो हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज के जरिए जो समाजवादी नहीं, जो सरकारें होती हैं, वह जनता के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अब जनता से यह अपेक्षा होती है कि वह जो है कुछ करे, नहीं तो उसके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट होंगी, वह जनता के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण अपना ज्यादा बेहतर करना चाहती हैं। लेकिन जो उदार राष्ट्रवाद होंगे या जहां पर उदार लोकतंत्र होगा, वहां पर फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और उनके साथ डीपीएसपी की व्याख्या भी मिलती है। हालांकि डीपीएसपी, एक बार फिर से मैं उसको तोड़ूं तो वह आर्थिक और सामाजिक न्याय की अवधारणा के लिए है, जो कि समाजवाद से एक बार फिर से जुड़ता है। तो डीपीएसपी कहीं न कहीं दोनों को लिंक कर देता है। इसीलिए जब भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों रखे गए, तो इन दोनों के बीच में आप देखिए तो डीपीएसपी है। बहुत सारे लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की आलोचना करते हैं और आलोचना करते हुए कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर भारतीय संविधान में अलग से जोड़ा ही गया, तो जोड़ते समय फंडामेंटल ड्यूटीज को आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ रख दिया? तो नहीं साहब, संभव नहीं था, क्योंकि दो भिन्न दर्शनों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी के रूप में वहां पर डीपीएसपी थी। जब हम लोग पढ़ेंगे राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज, तो उनके बीच का रिलेशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज को देखेंगे। हमारी संविधान सभा में इस पर कैसे चर्चा हो रही थी? अगर संविधान सभा के बारे में बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी, जो भारतीय संविधान सभा थी, द टास्क ऑफ डेवलपिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशन वाज अंडरटेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत के लिए एक बहुत बढ़िया, एक सुनहरा संविधान की रचना करने का काम संविधान सभा द्वारा किया जाना था। यह जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। कंपोजिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो चुने हुए और नामित किए गए प्रतिनिधियों के जरिए होना था। यह संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिली थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। बाद में जो है वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है काम करने लगी। कांग्रेस का इसमें पूरी तरह से मेजॉरिटी था, क्योंकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुआ करती थी। हालांकि कांग्रेस ने कभी भी उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। Notably, Bhimrao Ramji Ambedkar became the chairperson of the drafting committee, while Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel became chairpersons of committees and subcommittees responsible for
डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और डॉक्टर अंबेडकर आप लोग जानते हैं कि किस तरह से इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हुए। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी तमाम समितियों और उप समितियों की जो है चेयरमैनशिप उन्होंने स्वीकार की। A notable development during that period having significant effect on the Constitution took place on 10th December 1948 when the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights and called upon all member states to adopt these rights in their respective constitutions। और जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, ये बहुत गजब की उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बनी हुई थी। अब मैं समझता हूं कि उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की तुलना अगर कहीं पर भी की जा सकती है तो वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से की जा सकती है, जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल और हालात तेजी से बदलने के कगार पर है। किस करवट बैठेंगे अभी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन साहब कुछ तो मजेदार था उस समय भी। और वह मजेदार क्या था कि जिस समय भारतीय संविधान सभा काम कर रही थी, भारत आजाद हुआ था, उस समय दुनिया में तकरीबन 50 और देश कुछ साल पहले या कुछ साल बाद लगभग आसपास में कोई छोटे भाई कोई बड़े भाई के रूप में आजाद हो रहा था। तो बहुत सारे नए स्वतंत्र राष्ट्र थे। भारत की स्वतंत्रता और इन नए राष्ट्रों की स्वतंत्रता जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुई है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जन्म हुआ है। और इसी दौरान जब भारत की संविधान सभा काम कर रही थी, कनेक्ट करिएगा एक एक बात से आप लोग, जब संविधान सभा काम कर रही थी तो 10 दिसंबर 1948 को एक बहुत बड़ी घटना घटती है। और वो बहुत बड़ी घटना क्या थी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा थी, उस आम सभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र को अपनाया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र को अपनाया। तारीख रट लीजिए साहब, शब्द रट लीजिए, काम आएगा, ठीक है ना। Called upon all member states to adopt these rights in their respective constitutions। और साहब, जब साहब बोलता हूं तो गिरिजेश सर याद आते हैं। वो मना करते हैं कि मैं आप लोगों को साहब ना बोलूं, लेकिन क्या करूं, औरों को ये अदा आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं। ये अदा लखनऊ की नफासत से जन्मी है। तो साहब, ना सिर्फ 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने यह मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकार किया, बल्कि साथ में ही उसने अपने सभी समस्त सदस्य राष्ट्रों को अपने संविधानों के जरिए इन अधिकारों को अपनाए जाने का अनुरोध भी किया, आह्वान किया कि इन सार्वभौम घोषणाओं को, मानवाधिकार के इन सार्वभौम घोषणाओं को आप सब खुले मन से स्वीकार कीजिए। द फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948। जो 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने, यह ड्राफ्टिंग कमेटी का जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 1948 को, हालांकि इसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन एक बार ड्राफ्ट हुआ है जब सर BN राव काम कर रहे थे, लेकिन वो 1947 में हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 1948 में जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया है, प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया था, उसमें मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। सेकेंड में और थर्ड में जो अंतिम रूप से भी तैयार किया गया था, उनमें जो है यह घोषणा मानवाधिकारों की जो थी वह मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल की गई। मौलिक अधिकारों की चरित्र क्या होते हैं,
ये बहुत जरूरी है। एक एक शब्द प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, बाद में नौकरी के लिए बहुत जरूरी है। कायदे से समझिएगा कि किन लक्षणों, किन चरित्रों के आधार पर हम मौलिक अधिकारों की पहचान करते हैं। पहला, सबसे पहला कि फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक हैं क्योंकि वह संविधानों का अवियोज्य अंग होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड, यह विस्तार पूर्वक बताए जाते हैं, समग्रता में लिखे जाते हैं। साथ में ही इनमें सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स का अभाव पाया जाता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल राइट्स तो होते हैं, बट दे लैक सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स। एवरीवन शुड फोकस हियर दिस लाइन। जस्टिस पढ़ा था, न्याय पढ़ा था, कब पढ़ा था साहब? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो पढ़ा था वहां पर क्या चर्चा की थी? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जस्टिस और साथ में पॉलिटिकल जस्टिस, तीन तरह के न्याय की चर्चा की थी वहां पर। तीन तरह के न्याय कौन कौन थे भैया? राजनैतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। उसी समय यह बात हुई थी कि राजनैतिक न्याय के प्रमुख दर्शन मौलिक अधिकारों में होते हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक के राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। याद होगा ना आप लोगों को, भूला तो नहीं हो। लेकिन अब यहीं पर यह भी महत्वपूर्ण है, मैं बहुत क्लियर हूं, बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से, बहुत करीने से अगर समझने की कोशिश करिए तो सामाजिक और आर्थिक अधिकार ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों में छू के भी नहीं गुजरते हैं। टेंजेंशियल लाइन है साहब, स्पर्श रेखा है। जब कहते हैं आजीविका का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, तो कहीं न कहीं सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह वैकल्पिक रूप से हो सकते हैं, थोड़े मात्रा में हो सकते हैं, जबकि प्रमुख चरित्र के तौर पर मूल अधिकारों में राजनीतिक अधिकार ही प्रभावी और सर्वे सर्वा होते हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक अधिकार उपेक्षित होते हैं। सामाजिक अधिकार क्या होते हैं? समाज में जो अधिकार बराबरी लावे, जैसे कि जो सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखें, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को इलाज दिया जाना, बच्चों को कुपोषण से बचाया जाना। तो इस तरह के अधिकार यह आपके राजनीतिक स्वरूप के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी सामाजिक अवसंरचना है उसके लिए आवश्यक होते हैं। राइट्स आर क्वालिफाइड, इसका मतलब क्या है प्रिया? राइट्स आर क्वालिफाइड का मतलब होता है कि यह जो अधिकार आपको दिए जा रहे हैं, यह अधिकार एक विशेष प्रक्रिया के तहत और इन स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज का मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार तभी होंगे जबकि अल्पसंख्यकों को
कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं, क्योंकि हमने देखा कि लोकतंत्र कब संभव है। लोकतंत्र तभी संभव है जब बहुमत का शासन अल्पसंख्यकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए चलता है। और क्वालिफाइड का मतलब एक बार फिर से यहां पर मैं क्लियर करूं कि क्वालिफाइड कहे जाने का मतलब है कि दीज राइट्स और नॉट नेचुरल राइट्स, यह स्वतः नहीं आते हैं, क्योंकि स्वतः सार्वभौम प्राकृतिक होते हैं। तो यह अलग अलग संविधानों द्वारा इनको अलग अलग तरीकों से दिया जाता है, अलग अलग मात्रा में दिया जाता है। जबकि हम मौलिक प्राकृतिक अधिकारों के संदर्भ में जानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जब कभी भी आते हैं तो यह हमेशा ठीक है। प्राकृतिक अधिकार हमेशा सार्वभौम और निरपेक्ष हुआ करते हैं। आप लोग रिफ्रेश कर लिया कीजिए जब भी दिक्कत हुआ करे। कंपोजिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का जो है संगठन कैसा होता है, तो यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में पाए जाते हैं। पहले 7 प्रकार के थे, अब 6 प्रकार के हैं। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया। और अब यह भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक लीगल राइट के रूप में है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नेचर, ये जो पिछले पेज पर था ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसी चीजें जो हर किसी को पता है ना, तो नो नीड टू रिसाइट इट अगेन। आइए, मौलिक अधिकारों का भेद कई आधारों पर होता है। तो मौलिक अधिकारों का भेद पहला होता है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार पर। कौन से मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं? वे मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, राज्य को कुछ करने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, प्रोहिबिशन है। और साथ में इनकी भाषा भी नकारात्मक होती है, नहीं के साथ होती है। जिसका नकारात्मक का उदाहरण कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15(1), 16(2), 18(1), 20, 21, 22 का 1, 27 और 28 का 1। इसी तरह से सकारात्मक मौलिक अधिकार वो होते हैं जहां पर कि राज्य को जो है कुछ करने की शक्ति दी जाती है, राज्य को कुछ करने के लिए कहा जाता है, जैसे शिक्षा का अधिकार। इनकी भाषा भी नो, नॉट, नीदर या किसी निगेशन के साथ नहीं होती है। तो भाषा भी इनकी सकारात्मक है और राज्य को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 25(1), अनुच्छेद 29, 23 और 32। अब इसके अलावा मूल अधिकारों का एक और वर्गीकरण का आधार है, और वह वर्गीकरण का आधार क्या है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 यह ऐसे मूल अधिकार हैं कि जो केवल राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन्हें केवल राज्य की शक्तियों को रोकना है, इन्हें आम आदमी या इंडिविजुअल्स की शक्तियों पर यह किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते।
लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 3 4 मतलब अनुच्छेद 18 का 3 4, अनुच्छेद 23 और 24 यह राज्य के साथ साथ जो आम व्यक्ति हैं, आम जन हैं, उनके भी शक्तियों पर रोक लगाते हैं। जैसे 15(2) की भाषा क्या है? 15(2) की भाषा ये कहती है कि जो सार्वजनिक घाट तालाब वगैरह हैं वहां पर भी किसी के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 17 अगर अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है तो केवल राज्य से ही नहीं अपेक्षा की जाती है कि वो लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार न करे, सामान्य व्यक्ति भी लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखेंगे, जब आप अब भाषा पढ़ेंगे जब कभी भी, तो हम लोग इनकी सब चर्चा करेंगे आगे चल करके डिटेल में, तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जो केवल राज्यों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं और वह आम आदमियों से कोई अपेक्षा नहीं करते। जैसे विधि के समक्ष समानता, लोगों को जो है नौकरियों में अवसर देने की बात हो तो वह किसी से भी अपेक्षा नहीं करते। 18(1) राज्य को उपाधियां देने से मना करता है, लेकिन 18(3)(4) वह उपाधियों का किस प्रकार से इस्तेमाल हो इस पर व्यक्तियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता है। क्लासिफिकेशन कि कौन से केवल विदेशियों को नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन केवल नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, कौन से केवल नागरिकों को प्राप्त है और कौन से नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30 यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अगर हम बात करें कि इन 5 के अलावा अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक बाकी जितने भी अधिकार हैं वह नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स के बारे में बात करें तो ऐसे कौन से राइट हैं जिनके साथ उनके प्रतिबंध भी मेंशन किए गए हैं, उनके प्रतिबंधों का भी स्पष्ट उल्लेख है, और वह कौन से अधिकार हैं जिनके साथ उनके प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 यह ऐसे हैं कि जिनके साथ प्रतिबंधों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है, जबकि अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24 के साथ किसी भी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। स्वयं संविधान में इनका उल्लेख कैसा है? तो ये 7 प्रकार के पहले थे और अब 6 प्रकार के बच्चे हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक ये भी रटा हुआ फैक्ट्स है, इसमें मुझे बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जो कि जनता पार्टी की जब सरकार थी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके समय में 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा करके अनुच्छेद 300A में भाग 12 में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। कल हमारी चर्चा केवल और केवल, आज के लिए मैं बस यहीं पर रोक रहा हूं, कल हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 12 पर, और कल केवल और केवल अनुच्छेद 12 पर चर्चा होगी। वस्तुतः अब आपको लगेगा कि अनुच्छेद 12 में इतना क्या है, लेकिन कल जब आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अनुच्छेद 12 में इतना क्या है। ठीक है, तो कल केवल अनुच्छेद 12 और परसों केवल अनुच्छेद 13 पर मैं चर्चा करूंगा। तो जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी चीजों की जानकारी आप लोग के सामने आएगी और आप लोग स्वनाम धन्य हो जाएंगे जब आप इतनी सारी जानकारियां जुटा लेंगे। आशा है कि मैं भूगोल के जो कंटेंट तैयार कर रहा हूं आप लोगों को दिया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अब तक जितना मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल राइट्स में, राइट्स और फंडामेंटल राइट्स तक, वो मैं आज तक का मटेरियल आप लोगों को आज दे दूंगा, बाकी 12 का कल दूंगा। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। योग्यता में हमने भी नीति आयोग तक जितना पढ़ाया उसका भी PDF आज आप लोगों को रात तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो कल मिलेगा। और शाम को 4 बजे, अब शायद झड़प आज मैं नहीं ले पाऊंगा,
क्योंकि झड़प के लिए जरूरी है कि मेरे पास समय होना चाहिए। 4 बजे का समय मेरा बिक चुका है, वो मैं अनअकैडमी पर मौजूद रहूंगा। आप सब लोग अनअकैडमी पर जरूर आइएगा, ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि ये फ्री की क्लास है और बहुत क्रांतिकारी क्लास होगी। और आप लोग क्लास के बाद कहेंगे क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, कोरोना से बचे रहें। अपनी सेहत का, अपने कैरियर का, अपने समाज का आप लोग ध्यान रखें। जय हिंद।